वंदे मातरम। डेस्टिनी 144 में हैं आप और आज राज्य व्यवस्था के खास टॉपिक में हम बात करेंगे प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की। जी हाँ, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद जो सरकार का एक अभिन्न अंग होता है, ठीक है। तो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, दोस्तों विश्व में अगर पहले प्रधानमंत्री की बात की जाएगी तो 18वीं शताब्दी में 18वीं शताब्दी में दुनिया में पहला प्रधानमंत्री के रूप में किस देश में व्यवस्था की गई? तो ब्रिटेन में। कौन से देश में? ब्रिटेन में। और सर रॉबर्ट जो हैं वो पहले प्रधानमंत्री बने ब्रिटेन के। तो पहला प्रधानमंत्री का उदाहरण अगर किसी देश से देखने को मिलता है तो कहां से मिलता है दोस्तों? ब्रिटेन से, ठीक है। अगर प्रधानमंत्री को दी जाने वाली संख्या की हम बात करें तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने प्रधानमंत्री को क्या बताया? सूर्य बताया। क्या बताया दोस्तों? सूर्य। जिस प्रकार से सौरमंडल में सूर्य की जो महत्वपूर्ण भूमिका होती है, अन्य जितने भी ग्रह हैं, चाहे वो पृथ्वी हो, मंगल, बुध, जो भी ग्रह उनकी चारों ओर चक्कर लगाते हैं, उसी प्रकार से संपूर्ण इर्द गिर्द जो चीजें होती है वो किसके चारों ओर होती है? प्रधानमंत्री के इर्द गिर्द होती है, ठीक है। वास्तविक शासक, वास्तविक अध्यक्ष अगर संघ का कोई है तो वो कौन है? प्रधानमंत्री, वास्तविक प्रमुख। अगर संवैधानिक प्रमुख की जब हम बात करेंगे कौन रहेगा? राष्ट्रपति, ठीक है। अनुच्छेद 53 में देखा हमने कि राष्ट्रपति जो है संघ की कार्यपालिका शक्ति को अपने में निहित करते हैं। यानी संघ की कार्यपालिका शक्ति जो होती है वो किसमें निहित होती है? राष्ट्रपति में। लेकिन मूल रूप से वास्तविक प्रमुख कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री होता है। अब प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद जुड़े हुए जो अनुच्छेद है उन पर हम बात करेंगे। मोस्टली दोस्तों चार जो अनुच्छेद है जिसमें प्रधानमंत्री की विशेष भूमिका है, और अगर ओवरऑल ज्यादा मोटे तौर पे देखें तो 5 अनुच्छेद मान सकते हैं, 74 से 78 तक, ठीक है। 78 तक, 74 से 78 तक प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के बारे में जो आज हम देखेंगे, एक एक अनुच्छेद को देखेंगे, इनमें आने वाले एक एक फैक्ट्स को देखेंगे, पूरा विस्तार से हम पढ़ेंगे। अनुच्छेद 74 देखते हैं सबसे पहले। अनुच्छेद 74, आर्टिकल 74। आर्टिकल 74 में, अनुच्छेद 74 में यह लिखा गया है कि राष्ट्रपति की सहायता के लिए या राष्ट्रपति की सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। राष्ट्रपति की सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, ठीक है। राष्ट्रपति की सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, अर्थात राष्ट्रपति में जो संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है उस शक्तियों का उपयोग करने के लिए राष्ट्रपति को किसी न किसी की जरूरत पड़ेगी। वो जरूरत किसकी पड़ेगी? मंत्रिपरिषद की पड़ेगी। चैम्बर्स ऑफ मिनिस्ट्री, COM जिसको हम कर सकते हैं, उसकी जरूरत पड़ेगी। और अब मंत्रिपरिषद की जरूरत पड़ेगी तो मंत्रिपरिषद का भी जो प्रमुख होगा वो कौन होगा? प्राइम मिनिस्टर होगा, प्रधानमंत्री होगा। और मंत्रिपरिषद का प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री, ठीक है। तो राष्ट्रपति की सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रमुख कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। सीधा सा याद रखना है, राष्ट्रपति की सलाह या सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रमुख होगा प्रधानमंत्री, ठीक है। ये अनुच्छेद 74 हमारा कंप्लीट है। अनुच्छेद 75 की बात करेंगे जो काफी बड़ा भी है और इसको समझेंगे। अनुच्छेद 75, आर्टिकल 75। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। देखिए, PM की जो नियुक्ति है वो किसके द्वारा की जाएगी? प्रेसिडेंट के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। और प्रधानमंत्री के कहने पर ही अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी किसके द्वारा की जाएगी? राष्ट्रपति के द्वारा। कि देश का रक्षा मंत्री कौन होगा, गृह मंत्री कौन होगा, वित्त मंत्री कौन होगा, अन्य तमाम जितने भी मंत्री बनते हैं उन सभी मंत्रियों की नियुक्ति भी किसके द्वारा की जाएगी? नियुक्ति तो होगी राष्ट्रपति के द्वारा, लेकिन बनेगा जो विभागों का जो बंटवारा है, ये बंटवारा कौन करेगा? प्रधानमंत्री करेगा। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। कौन से अनुच्छेद में? 75 में। बहुत ज्यादा बार पूछा गया, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं कौन से अनुच्छेद के द्वारा?
अनुच्छेद 75 के द्वारा, और संपूर्ण मंत्रिपरिषद की जो का गठन भी 75 के द्वारा, किसके कहने पर? प्रधानमंत्री के कहने पर। अब सवाल ये उठता है कि कौन सी स्थिति में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नियुक्त करेंगे, और प्रधानमंत्री को नियुक्त करेंगे किस व्यक्ति को नियुक्त करेंगे? हर कोई बन सकता है या कुछ शर्तें हैं, कुछ कंडीशंस हैं। सामान्य तौर पर लोकसभा के बहुमत दल के नेता को, लोकसभा में बहुमत दल के नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं। आपको पता है लोकसभा में वर्तमान में सीट है 545। हालांकि एंग्लो इंडियन को 126वें संविधान संशोधन के द्वारा अभी आरक्षण नहीं दिया गया है। 2019 में जब 126वां संविधान संशोधन हुआ तो 543 हम मान सकते हैं, लेकिन 545 हमने माना, और 545 में अगर बहुमत दल के नेता, बहुमत लाना हो इसमें से, तो 272 सीट चाहिए। 200 अगर किसी दल के पास, किसी राजनीतिक दल के पास या किसी गठबंधन के पास, देखिए राजनीतिक दल तो भाजपा, कांग्रेस, सपा, बसपा, टीएमसी, सीपीआई, सीपीएम, आप बहुत से चलते हैं भारत में। अगर विशेष रूप से तो गठबंधन की जब हम बात करेंगे तो दो गठबंधन मूल रूप से, एक तो यूपीए और एक है एनडीए, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन जिसको कहते हैं यूनियन प्रोग्रेसिव अलायंस, यूपीए, जिसकी चीफ श्रीमती सोनिया गांधी, एनडीए नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन, जिसके प्रमुख है श्री अमित शाह साहब, जो भी गृह मंत्री भी है, और भाजपा के अध्यक्ष है जगत प्रकाश नड्डा, जेपी नड्डा, कांग्रेस की अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी, जो अंतरिम अध्यक्ष है ना, ये आप याद रखें। तो लोकसभा में बहुमत दल के नेता को राष्ट्रपति क्या करेंगे? प्रधानमंत्री नियुक्त करेंगे। क्या अगर किसी को बहुमत प्राप्त नहीं है, अगर किसी के पास 272 सीटें नहीं है, तो भी वो प्रधानमंत्री बन सकते हैं? बिल्कुल बन सकते हैं, लेकिन एक निश्चित समय में उनको बहुमत साबित करना पड़ेगा कि हमारे पास इतना है। अगर वो नहीं कर पाते तो उनको पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। वो विश्वास साबित नहीं कर पाए, विश्वास प्रस्ताव पूरा अपना मेजोरिटी वो प्रूफ नहीं कर पाए फ्लोर पे, ठीक है, तो आप ये याद रखेंगे। तो 272 सीटें चाहिए लोकसभा में बहुमत के लिए, ठीक है। यहां पर एक चीज और हम आपको समझाना चाहते हैं कि जो लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं और वो संसद के जितने भी काम करते हैं उसकी इसके सीधा थ्रू करते हैं राष्ट्रपति के माध्यम से, लेकिन लोकसभा में सदन का जो नेता होता है वो कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर होता है। ये याद रखिए, लोकसभा में सदन का नेता कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। अब प्रधानमंत्री की बनने की योग्यता देखते हैं। पीएम बनने की योग्यता, पीएम बनने की योग्यता, प्रधानमंत्री बनने की योग्यता नंबर 1, भारत का नागरिक होना चाहिए। भारत का नागरिक, दोस्तों जितने भी संवैधानिक पद हैं उनमें मोस्टली भारत का नागरिक शब्द है। तो क्या विदेशी नागरिक नहीं बन सकते हैं? अगर कोई विदेशी है लेकिन उसने बाद में भारत की नागरिकता ले ली हो तो वो भारत का प्रधानमंत्री बन सकता है। इसमें कोई मैटर नहीं करता है कि उसका जन्म कौन से देश में हुआ। अगर वर्तमान में वो भारत का नागरिक है, उसने भारत की नागरिकता ले ली है, तो वो राष्ट्र प्रधानमंत्री बन सकता है, ठीक है। तो भारत का नागरिक होना चाहिए, पहला बात। नंबर 2, न्यूनतम उम्र, ये बहुत अच्छा प्रश्न होता है, 25 वर्ष। न्यूनतम उम्र कितनी है? न्यूनतम एज जो है वो कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। तीसरी, संसद के सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, संसद का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। अगर संसद का सदस्य नहीं है, बहुत सी बार होता है कि संसद का सदस्य भी नहीं होते, ऐसी स्थिति में उसको 6 माह के भीतर सदस्य बनना जरूरी। कितने माह के भीतर? 6 मंथ, 6 माह के भीतर 6 माह के भीतर उसको संसद का सदस्य बनना जरूरी है। अगर वो सदस्य नहीं है तो, ठीक है। तो संसद का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, न्यूनतम उम्र 25 वर्ष, पागल है दिवालिया नहीं हो, पागल है दिवालिया नहीं हो। दोस्तों
पागल व दिवालिया तो वो वैसे भी नहीं होगा अगर वो संसद के सदस्य बनने की पूर्ण योग्यता रखता हो तो, ठीक है। अगर वो संसद का सदस्य है तो इसका मतलब पागल और दिवालिया तो नहीं, और लाभ के पद पे भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। लाभ के पद पर भी नहीं, यहां पे लिख लें लाभ के पद पर भी नहीं। ये योग्यताएं जो चल रही है राष्ट्र प्रधानमंत्री बनने की, ये संपूर्ण योग्यताएं किसी कौन से आर्टिकल में, अनुच्छेद 75 में है। भारत का नागरिक होना चाहिए, न्यूनतम उम्र 25 वर्ष होनी चाहिए, संसद का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, अगर सदस्य नहीं है तो 6 माह के भीतर उसको सदस्यता लेना जरूरी है, ठीक है। अब सवाल यह आता है कि संसद में भी वैसे तो 3 भाग होते हैं संसद के, याद रखिए अनुच्छेद 79 के अनुसार संसद के कितने अंग होते हैं, 3, एक तो पी, आरएस और एलएस। पी का मतलब यहाँ पे प्रेसिडेंट से है, पी का मतलब क्या है प्रेसिडेंट, आरएस का मतलब तो राज्यसभा और एलएस का मतलब लोकसभा। तो संसद की 3 अंग। अब ये राष्ट्रपति तो इसमें तो कोई मैटर नहीं। अब या कौन से सदन का होना चाहिए, राज्यसभा का होना चाहिए, लोकसभा का, किसी भी सदन का हो सकता है, डज नॉट मैटर कि वो कौन से सदन से है, वो किसी भी सदन से हो सकते हैं, चाहे वो राज्यसभा से हो, अपर हाउस से हो, और या फिर वो लोकसभा से हो, ठीक है। आप याद रखें। तो संसद का सदस्य हो, और अगर दोनों का सदस्य नहीं है तो ऐसी स्थिति में 6 माह के भीतर वो सदस्य बन सकता है। एंड जब एस देवेगौड़ा जब भारत के प्रधानमंत्री बने तो वो विधानसभा सदस्य थे कर्नाटका के, ठीक है। फिर बाद में उन्होंने सदस्यता ली। ऐसी स्थिति भी आप याद रखें। योग्यता के बाद में दोस्तों, योग्यता के बाद में गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है, प्रधानमंत्री को गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है, शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति। गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति दिलाता है। प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति। संपूर्ण मंत्रिपरिषद को शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति। संपूर्ण मंत्रिपरिषद को शपथ कौन दिलाएगा, राष्ट्रपति। और प्रधानमंत्री तो मंत्रिपरिषद का हिस्सा ही है तो उसको भी शपथ कौन दिलाएगा, राष्ट्रपति। क्या प्रधानमंत्री पद की शपथ लेता है, बिल्कुल नहीं, वो एक मंत्री के रूप में शपथ लेता है, मंत्री के रूप में शपथ लेता है। कोई सा भी प्रधानमंत्री हो, प्रधानमंत्री की शपथ नहीं लेगा, वो किसकी शपथ लेगा दोस्तों, मंत्री के रूप में या मंत्री पद की शपथ लेगा। उसके बाद में उनके विभाग जो डिपार्टमेंट होते हैं अलग अलग मिनिस्ट्री में वो बांट दिया जाता है कि वो कौन से विभाग उनके पास सकेंगे, कौन से विभाग किसको देंगे, ठीक है। तो आप याद रखिए, शपथ कौन दिलाएगा, राष्ट्रपति दिलाएगा। पूरी मंत्रिपरिषद की शपथ कौन दिलाएगा, राष्ट्रपति दिलाएगा। अब कार्यकाल की बात करेंगे, कार्यकाल की। बेसिकली कार्यकाल जो है दोस्तों वो 5 वर्ष का होता है, या फिर हम यहां पे लगा सकते हैं कि लोकसभा भंग होने तक, अगर लोकसभा पहले भंग हो जाती है तो भी पूरी मंत्रिपरिषद को सामूहिक रूप से इस्तीफा देना पड़ेगा, जिसमें मंत्रिपरिषद में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री आती है। तो लोकसभा भंग होने पर सामूहिक रूप से इस्तीफा देती है पूरी मंत्रिपरिषद, ठीक है, सामूहिक रूप से इस्तीफा देती है। इसके साथ में एक और चीज याद रखनी है कि लोकसभा में सदन का नेता कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। लोकसभा में सदन का नेता कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। और सामान्य तौर पर इसका कार्यकाल कितने, 5 वर्ष का। लोकसभा भंग होने पर इनको इस्तीफा देना पड़ेगा। अगर इनको कार्यकाल से पहले पद से हटाना हो तो किसी स्थिति से, किस परिस्थिति में हटाया जाएगा, और उस प्रक्रिया को क्या कहेंगे, अविश्वास प्रस्ताव। उसको कहेंगे अविश्वास प्रस्ताव। क्या कहेंगे उसको, अविश्वास प्रस्ताव द्वारा प्रधानमंत्री को पद से हटाया जा सकता है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं नॉन कॉन्फिडेंस मोशन, ठीक है। अविश्वास प्रस्ताव द्वारा इसको हटाया जा सकता है। कैसे लाया जाएगा, लोकसभा में लाया जाता है अविश्वास प्रस्ताव, पहला ये याद रखें, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा अगर जिस सांसद सदस्य के द्वारा लाया जा रहा है और उस सदस्य के द्वारा लाए गए प्रस्ताव पे बहुमत साबित हो जाता है, बहुमत साबित हो जाता है, विपक्ष में बहुमत साबित हो जाता है प्रधानमंत्री के विश्वास को लेकर, प्रधानमंत्री के
द्वारा किए गए काम को लेकर, तो ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री को क्या करना पड़ेगा, इस्तीफा देना पड़ेगा। तो बहुत से प्रधानमंत्री हुए हैं जिनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है, उन पे हम जब प्रधानमंत्री पढ़ेंगे, एक ही प्रधानमंत्री का कार्यकाल देखेंगे, तब बताएंगे कि कौन से प्रधानमंत्री पे क्या लाया गया है। लेकिन एक चीज याद रखें, पहले प्रधानमंत्री जिन पे अविश्वास प्रस्ताव लाया गया पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन लेकर आए थे, जेबी कृपलानी। ठीक है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू पे JLN पर कौन लेके आए, जेबी कृपलानी। ठीक है, याद रखिए। जेबी कृपलानी जब देश आजाद हुआ था तब कांग्रेस के अध्यक्ष थे। ठीक है, कांग्रेस के अध्यक्ष जेबी कृपलानी। हालांकि ये चुनाव हार गए थे, जब लोकसभा चुनाव हुआ था तब हार गए थे। ठीक है, दो प्रसिद्ध नेता भारतीय जो लोकसभा में चुनाव हारे, एक तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, एक जेबी कृपलानी। और जेबी कृपलानी की धर्मपत्नी सुचिता कृपलानी जो उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी, भारत में पहली महिला जो मुख्यमंत्री बनी किसी राज्य की, उत्तर प्रदेश की सुचिता कृपलानी। प्रधानमंत्री की जब हम बात कर रहे हैं तो नियुक्ति हो गई, शपथ, कार्यकाल हमने देखा, अविश्वास प्रस्ताव को उठाया जा सकता है। 2018 में TDP तेलुगु देशम पार्टी के एक सांसद, उन्होंने लोकसभा में मोदी जी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाए, क्योंकि उस स्टेट को विशेष राज्य का दर्जे के हिसाब से ऐसा कुछ था, तो इस डिस्प्यूट के कारण मोदी जी के खिलाफ एक अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। हालांकि ये पास नहीं हो सका, ये भी आप याद रखें। अब बात करेंगे दोस्तों वेतन की। तो वेतन जो है, वेतन मिलता है इनको, प्रधानमंत्री को 1.6 लाख, यानी 1,60,000 रुपए। ठीक है, 1,60,000 रुपए प्राइम मिनिस्टर का वेतन है। अब याद रखिए प्रधानमंत्री का वेतन कितना होता है, 1,60,000 रुपए। प्रधानमंत्री अपना इस्तीफा किसको देते हैं, संपूर्ण मंत्रिपरिषद अपना इस्तीफा किसको देती है, राष्ट्रपति को देती है। तो जो इस्तीफा है राष्ट्रपति को देते हैं। इस्तीफा किसको देते हैं मित्रों, राष्ट्रपति को देते हैं संपूर्ण मंत्रिपरिषद इस्तीफा, और प्रधानमंत्री भी अपना इस्तीफा किसको देंगे, राष्ट्रपति को देंगे। देखिए अब तक जितने भी प्रधानमंत्री बने उन पे हम बात करेंगे, लेकिन एक बार फिर से हम आपको बता दें, प्रधानमंत्री हमारा खास टॉपिक चल रहा है। अनुच्छेद 74 आर्टिकल 74 कहता है राष्ट्रपति की सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रमुख कौन होगा, प्रधानमंत्री होगा, नंबर 1। नंबर 2 पे याद रखेंगे प्रधानमंत्री की नियुक्ति अनुच्छेद 75 के द्वारा राष्ट्रपति करते हैं। प्रधानमंत्री बहुमत, लोकसभा में बहुमत दल का नेता होना चाहिए। अगर वो संसद का सदस्य नहीं है तो 6 माह के भीतर उसको सदस्यता लेना जरूरी है, ये भी आप याद रखें। संसद में किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है, चाहे वो राज्यसभा का हो चाहे वो लोकसभा का हो, ये भी आप याद रखें। बहुमत दल के नेता का मतलब होता है 272 सीटें उनके पास होनी चाहिए। हालांकि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत को पद पे रह सकता है, लेकिन बहुमत तो उनको साबित करना पड़ेगा। योग्यता में भारत का नागरिक होना चाहिए, 25 वर्ष न्यूनतम उम्र होनी चाहिए, संसद का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, ठीक है, पागल और दिवालिया नहीं होना चाहिए, लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए। इस्तीफा वो किनको देंगे, राष्ट्रपति को देंगे। वेतन उनका 1,60,000 रुपए। अभी तक जो हमने पढ़ा उसको पूरा रिवाइज किया। मित्रों आगे की जब हम बात करेंगे, अब अनुच्छेद 75 में हम देख लेते हैं, और पूरे जितने भी राष्ट्रपति आए हैं, जितने प्रधानमंत्री बने हैं, उन पर हम बात करेंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर नरेंद्र मोदी तक जितने भी प्रधानमंत्री बने हैं उन पर 1 बाय 1 हम बात करें, ताकि हमारे जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो पूरे क्लियर हो। सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू बहुत प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानियों में से एक रहे हैं और भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में रहे। अब अगर इनकी बात की जाएगी तो कार्यकाल देखेंगे तो 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964 तक। 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964 तक वो भारत के प्रधानमंत्री थे। ठीक है, आप ये याद रखें, इनका कार्यकाल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सर्वाधिक समय तक रहने वाले भारत के प्राइम मिनिस्टर हैं। आप इनको अंदाजा लगा सकते हैं, लगभग 17 वर्षों तक, ऑलमोस्ट
17 ईयर तक ये रहे हैं भारत के प्राइम मिनिस्टर। इनकी बर्थडे पर एक विशेष दिवस मनाया जाता है, बाल दिवस। बाल दिवस 14 नवंबर को, ठीक है, 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है, आप याद रखें। अलग अलग प्रधानमंत्रियों के जीवन पे, जन्मदिन पे कुछ ना कुछ दिवस मनाते हैं। तो पहले प्रधानमंत्री भारत के पहले प्रधानमंत्री नेहरू जी के बर्थडे पे कौन सा दिवस मनाया जाता है? बाल दिवस, क्योंकि लोग चाचा नेहरू भी कहते थे और बच्चों से बहुत प्यार करते थे, इसलिए इनको बाल दिवस के रूप में मनाते हैं इनकी बर्थडे को। 14 नवंबर को मित्रों विश्व मधुमेह दिवस में मनाते हैं, विश्व मधुमेह दिवस, डायबिटीज जिसको आप कहते हैं, 14 नवंबर को, ठीक है। आगे की हम बात करेंगे, इलाहाबाद में इनका जन्म हुआ, यूपी में इनका से संबंध, इनका यूपी इलाहाबाद, इलाहाबाद में बहुत से, इलाहाबाद में इंदिरा गांधी का जन्म भी हुआ 19 नवंबर 1917 को, यहाँ पे याद रखें। अमिताभ बच्चन साहब इलाहाबाद से आते हैं। तो इलाहाबाद में इनका जन्म नेहरू जी का, और यूपी से आते थे इनके पिताजी मोतीलाल नेहरू, प्रसिद्ध वकील कांग्रेस के, ये खुद भी वकील, लंदन में इन्होंने पढ़ाई की। कांग्रेस के अध्यक्ष बने पहली बार 1929 में, 1929 में कांग्रेस के अध्यक्ष, पहले कांग्रेस के महासचिव थे, जनरल सेक्रेटरी थे। 1929 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने। और यहां से मैं एक और चीज जाननी चाहिए दोस्तों की, 1929 का जो अधिवेशन हुआ वो कहां हुआ था? लाहौर में। लाहौर में, लाहौर कहां पे? आज पाकिस्तान में। पाकिस्तान के अंदर जो पंजाब है उसकी राजधानी कहां क्या है? लाहौर। लाहौर जो है रावी नदी के किनारे, भगत सिंह को उपाधि भी लाहौर सेंट्रल जेल में दी गई थी। 1929 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने, रावी नदी के तट पे इन्होंने प्रतिज्ञा दी थी कि प्रत्येक 26 जनवरी को हम स्वतंत्रता दिवस या स्वराज दिवस मनाएंगे, 26 जनवरी को, ठीक है। तो प्रत्येक 26 जनवरी को उस वक्त ये बनाने की घोषणा की कि पहला स्वतंत्रता दिवस कब मनाया? 26 जनवरी 1930 को, क्योंकि दिसंबर 1929 में तो कार्यक्रम हुआ, अधिवेशन हुआ। अब दिसंबर के बाद में जनवरी आएगा, तो 26 जनवरी 1930 को क्या मनाया गया? पहला स्वतंत्रता स्वराज दिवस मनाया गया। इसीलिए जब देश आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, और 26 नवंबर 1949 को जब संविधान बनके तैयार हुआ, फिर भी संविधान को लागू नहीं किया गया पूर्ण रूप से, सिर्फ 16 अनुच्छेद ही लागू किए गए। उसके बाद में सभी अनुच्छेदों को रोका गया, और 26 जनवरी 1950 को देश में संविधान लागू किया गया, देश का संपूर्ण संविधान लागू किया गया। इसीलिए 26 जनवरी को हम क्या मनाते हैं? गणतंत्र दिवस मनाते हैं। तो ये गणतंत्र दिवस की जो 26 जनवरी को मनाने की परंपरा रही है, इसके भी जनक हम किसको मानेंगे? पंडित जवाहरलाल नेहरू को मानेंगे। एक प्रधानमंत्री या एक टॉपिक से सारे टॉपिक हम क्लियर करेंगे, तभी पढ़ने का मजा है। क्योंकि जीके को याद रखने का एक स्पेशल वे ये होता है कि आप जब तक आप चीजों को कनेक्ट करके नहीं पढ़ोगे, चाहे वो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, सभी को आप कनेक्ट करके चलोगे तभी मजा आता है। तो जवाहरलाल नेहरू से बात करें, बाल दिवस इनकी जयंती पे मनाते हैं। आगे की बात करेंगे, नेहरू जी ने मौलिक अधिकारों को लेकर एक प्रस्ताव रखा, मौलिक अधिकारों को लेकर एक प्रस्ताव रखा। मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स जिसको कहते हैं, भारत के संविधान के अनुच्छेद भाग 3 में मौलिक अधिकार है, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक, ठीक है। तो जिसको हम संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहते हैं मौलिक अधिकारों को। और ये प्रस्ताव पहली बार किसने रखा? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखा। कब रखा? 1931 में। कब रखा दोस्तों? 1931 में। कहां रखा? कांग्रेस के कराची अधिवेशन में। कौन से अधिवेशन में? कराची अधिवेशन में। कराची कहां पे है? पाकिस्तान में। पाकिस्तान का एक प्रसिद्ध शहर है कराची, जो समुद्र के लगभग पास में है, सिंधु नदी के किनारे है कराची। यहाँ पे कांग्रेस का अधिवेशन हुआ पाकिस्तान में 1931 में। उसमें मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया। और
पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया, लेकिन कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। सरदार पटेल ने अध्यक्षता की। 1931 में कांग्रेस के अधिवेशन में सरदार पटेल ने अध्यक्षता की। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव रखा। मौलिक अधिकार कौन से भाग में? भाग 3 में, अनुच्छेद 12 से लेकर कहां तक? 35 तक। हालांकि मौलिक अधिकार शुरू होते हैं 14 से। ठीक है, अब आगे की बात करेंगे। इसी कांग्रेस के अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था कि गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद नहीं, है ना? गांधी मर सकता है। कौन से अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा कि गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद नहीं, गांधी के विचार नहीं मर सकते हैं? तो कराची अधिवेशन 1931, कांग्रेस का मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। 1931 से एक और चीज हम याद रख सकते हैं। 1931 में सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, और इसी में 1931 में 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू की हम बात कर रहे हैं दोस्तों, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे, इन्होंने एक केस लड़ा था, एक मुकदमा लड़ा था, और वो मुकदमा था लाल किला का मुकदमा। लाल किला मुकदमा 1945। ठीक है, लाल किले के मुकदमे की पैरवी किस शख्स ने बड़े तौर पे की? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की। लाल किले के मुकदमे में 3 व्यक्ति विशेष रूप से शहनवाज साहब, सहगल साहब और ढिल्लो साहब, ये तीनों आजाद हिंद फौज से जुड़े हुए थे, और इन तीनों पर अंग्रेजों ने आरोप लगाया था, और इन्हीं को लेकर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इनकी वकालत की। आजाद हिंद फौज की स्थापना कैप्टन मोहन सिंह और रास बिहारी बोस ने की थी, पंडित सुभाष चंद्र बोस ने नहीं की थी। मोहन सिंह और रास बिहारी बोस, ठीक है, इन्होंने आजाद हिंद फौज की स्थापना की थी। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। तो लाल किले का मुकदमा में वकील कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। आप ये भी याद रखें, लॉर्ड वेवेल जब भारत के वाइसरॉय थे, उस वक्त संविधान सभा का गठन के लिए मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन भारत में आया था। पैट्रिक लॉरेंस, एविएल क्लेंसर और सर क्रिप्स उनके तीनों सदस्य थे। ऐसी स्थिति में सितंबर 1946 में भारत में अंतरिम सरकार का गठन किया गया, और इस अंतरिम सरकार के जो प्रधानमंत्री थे वो कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, तो अंतरिम सरकार में भारत के पीएम कौन बने? पंडित जवाहरलाल नेहरू बने। अब बात करेंगे 15 अगस्त 1947 को। 15 अगस्त 1947 को जब देश आजाद हुआ, तब पीएम की शपथ किसने ली? नेहरू जी ने ली। प्रधानमंत्री की शपथ किसने ली? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ली। और किसने दिलाई? लॉर्ड माउंटबेटन ने। लॉर्ड माउंटबेटन ने शपथ दिलाई दोस्तों। और किसने 15 अगस्त 1947 को शपथ किसने ली प्रधानमंत्री के रूप में? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। इसके बाद में ये भी हम देखेंगे कि इसी दौर में पंडित जवाहरलाल नेहरू जो जम्मू कश्मीर के मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र संघ में लेकर गए, जो आज भी वहीं पर है। तो नेहरू जी कहां पर, कौन से टॉपिक को लेकर गए? संयुक्त राष्ट्र संघ में जम्मू कश्मीर के मुद्दे को कौन वहां लेकर गया? जम्मू कश्मीर के मुद्दे को यूएन में लेकर गए। ठीक है, यूएन में लेकर गए कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू लेकर गए। आगे की बात करेंगे 2 अक्टूबर 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत की। 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत की किसने की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। सत्ता के विकेंद्रीकरण के लिए ऐसा किया गया था। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती थी इसीलिए। और सामुदायिक विकास कार्यक्रम में मदद किसने की? फोर्ड फाउंडेशन ने। फोर्ड फाउंडेशन ने इसमें मदद की सत्ता के विकेंद्रीकरण के लिए। दोस्तों अभी नेहरू जी पूरे नहीं हुए हैं, तमाम चीजें एक टू जेड पूरा जीके आपको मिल रहा है, उससे जुड़ी हुई तमाम करंट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, ज्योग्राफी, प्रत्येक चीज को हम कनेक्ट करके दे रहे हैं। चैनल को आप ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। नेहरू जी हम अगली क्लास में पूरा देखेंगे। तो अभी तक हमने देखा 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई। जय हिंद, जय भारत।